आज मैं टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विषय पर अपना विचार व्यक्त करूंगी। आर्थिक विकास काफ़ी समय तक देश में मौजूद टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जो उत्पादन और पूंजी को बढ़ाने में और मशीन में इस्तेमाल होता है। तो विस्तृत रूप में इसे उत्पादन साधन के रूप में देखा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी में वे तरीक़े शामिल होते हैं जिनका प्रयोग गैर बाज़ारी और बाज़ारी क्रियाओं में होता है। तो आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आयोजन की तकनीक का अर्थ योजना का प्रारूप तैयार करने की कला, विधि और प्रोसेस है। इसे योजना बनाने की प्रविधि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्धविकसित और विकासशील दोनों ही देशों में एक समस्या बनी रहती है कि आर्थिक विकास के लिए कैसे टेक्नोलॉजी का चुनाव किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था में विकास को एक्सेलरेट किया जा सके और उपलब्ध साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो प्रविधि के चुनाव की समस्या किसी भी विशिष्ट परियोजना के लिए संयोगों के प्रकार को निर्देशित करती है। एक सेन का ये विचार है कि विभिन्न प्रविधियों से आशय अर्थव्यवस्था के निष्पादन के विभिन्न प्रयासों के साथ आर्थिक विकास की पृथक विभिन्न कूटनीति से है। उत्पादन के प्रोसेस में उत्पादन के विभिन्न साधनों का अनुकूलतम संयोग होने पर मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव है। मैक्सिमम प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादकता के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। कोई भी साहसी उत्पत्ति के किसी भी साधन की को सीमांत उत्पत्ति से अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होगा। उत्पादन में वृद्धि प्राविधिक ज्ञान पर निर्भर करती है। निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी इसकी स्थिति का होना अर्धविकसित और विकासशील देश की एक विशिष्ट विशेषता मानी जाती है। अर्धविकसित राष्ट्र प्राय पुरानी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करता है जिससे वहाँ की उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है और ये प्रविधियाँ जो पुरानी होने के साथ साथ अविकसित बनी रहती हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी को अपनाने से उत्पादन लागत भी बढ़ता है और उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। उत्पादन भी एक लंबे समय यानी उत्पादन को यानी क्विकली प्रोडक्शन संभव नहीं हो पाता। तो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक आयोजन एक तकनीक है, साधन है जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा कुछ पूर्व निर्धारित और सुनिश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करना है। आर्थिक विकास की समस्या का संबंध साधन के अनुपात में परिवर्तन से है और इस बात से है कि कितनी तेज़ी के साथ उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन हुआ है और यह अंतर्निहित समय अवधि पर डिपेंड करेगा। अर्धविकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकसित राष्ट्रों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से हुआ है जिसके कई कारण हैं। पहले हम ये देखें कि इसमें विकसित राष्ट्र में विभिन्न परिस्थितियों में ने वातावरण को अनुकूल बनाया। कैसे अनुकूल बना? विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया गया जिसने नवीन प्रकार के आविष्कार को जन्म दिया और आविष्कार का क्षेत्र बढ़ा। विभिन्न उत्तेजक साधनों में संपूर्ण समाज की परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलवाया और वैज्ञानिक क्रांति और विकास के साथ साथ नवीन आविष्कार को जन्म दिया जिससे नवीन प्रकार की प्राविधिक विधियों के विकास को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक विकास की गति तीव्र होती चली गई। उसी तरह हम ये देखते हैं कि परमिसिव कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट था और दूसरा है आपका इंड्यूसमेंट टू इन्वेंशन। यानी विकसित राष्ट्र में प्राविधिक विकास जो है वो अच्छी स्थिति में है। यानी विकसित देशों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ है और आविष्कार की पहल सदैव हमेशा रही। तो अविकसित देशों के बढ़ते हुए बाज़ारों ने नवीन बाज़ार को जन्म दिया और जिसे विकसित राष्ट्रों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान में तत्परता से काम किया और उत्पादन के विभिन्न साधनों में मितव्ययता का उपयोग किया। इस प्रकार प्राविधिक विकास का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति और आविष्कार की पहल रही।
तो जब टेक्नोलॉजी मेथड्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो तरह के मेथड हैं। पहला है आपका कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा है लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो इंटेंसिव यानी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर सेविंग डिवाइसेस, तो पूंजी की अधिकता और श्रम की कम आवश्यकता होती है और इस टेक्नोलॉजी को अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए बिंदुओं पर ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे विकास प्रारंभ हो जाए और उस प्रारंभ होने से पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो, जिससे अधिक आवश्यकता होती है और श्रमिक का कम उपयोग किया जाता है। यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह कैपिटल इंटेंसिव जो आपका टेक्निक है, लेबर सेविंग डिवाइसेस है, इसमें कैपिटल की बड़ी मात्रा का उपयोग होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में कहा नर्स के अनुसार कि आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों में पाई जाने वाली पूंजी की गहनता की ना तो उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही इसे अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाए जाने के मुख्य यानी जो दोष हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला दोष यह है कि यह अविकसित देशों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यहाँ श्रम की प्रचुरता है। नर्स का कहना था कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में पाई जाने वाली पूंजी की गहनता को न तो उसकी हम उपेक्षा करें और न ही उसको हम अनुमति मिलनी चाहिए। और ये तकनीक अविकसित देशों में विदेशों से आयातित तकनीक पर निर्भर करेगा, जो कठिन है। ये तकनीक बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए सही है और अविकसित देशों में छोटे स्तर के उद्योग धंधे पाए जाते हैं। भारी आयात करने से देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होंगी और अविकसित देशों में बेकारी पाए जाने के कारण पूंजी गहन तकनीक को यानी प्रयोग करना लाभप्रद प्रतीत नहीं होता। साथ ही हम ये देखते हैं कि प्लांट, मशीन और की मरम्मत और देखभाल पर भारी खर्च होगा, जिससे कि कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। इसमें कुशल तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव अविकसित देशों में पाया जाता है। ये तकनीक ऊंची वास्तविक मजदूरी और ऊंचे जीवन स्तर के अनुरूप है, जो कि अविकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए उन्नत दशा में परिवहन, विद्युत संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो कि अविकसित देशों में संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन सारे कारणों से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक एक अविकसित देश के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। और इसमें श्रम, और जब हम लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो अविकसित देशों में जहाँ श्रम की बाहुल्यता है, प्रचुरता है और पूंजी की कमी है, वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही अपनाना चाहिए। अगर ये देश विकसित देशों की नकल करने लगें तो सीमित पूंजी के माध्यम से वो अपने देश का विकास नहीं कर सकेंगे, अपने प्लानिंग को सफल नहीं बना सकेंगे। तो अर्धविकसित देशों में जनसंख्या का अधिक है, प्रचुर मात्रा में है और श्रमिकों को अधिकतम रोजगार भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस उद्देश्य से लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीत होती है एक विकसित देश के लिए। तो इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क ये दिया जाता है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और अविकसित देश में केवल श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करके ही निष्क्रिय जनशक्ति को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और ऐसी हालत में बेकारी की समस्या का निराकरण भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में यानी एक अविकसित देश में जो उत्पादन के साधन हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीत होती है। पूंजी और उद्यम यानी जैसे दुर्लभ साधनों को अधिक आवश्यक प्रयोगों में लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आयात लघु एवं अंतर्क है। ये जब हम साधारण औजार उपकरण के से संभव हो सकता है तो ऐसी हालत में हम फॉरेन कंट्री से क्यों इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करें, क्योंकि इसमें विदेशी विनिमय का खर्च भी बड़े पैमाने पर होता है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करते हैं तो विदेशी विनिमय की बचत भी होती है। और विकासशील देशों में इन्फ्लेशनरी प्रेशर का निराकरण करने हेतु ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं
कि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से। सोशल ओवरहेड कैपिटल के निर्माण से भी हमें मुक्ति मिल सकती है, बड़े पैमाने पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आर्थिक शक्ति का जो केंद्रीकरण होता है उसे रोकने के लिए भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक के साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के संबंध में नर्क्स ने जो सीमाएं दी थी, उन सीमाओं के विरोध में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क यह दिया जाता है कि री इन्वेस्टमेंट का तर्क दिया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के प्रयोग से प्राप्त जो लाभ होते हैं, जो बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होता है, तो उद्यमी क्या करेगा, जिनकी बचत प्रवृत्ति अधिक होती है, इन बचतों का प्रयोग वो क्या करेगा, बचत का उपयोग फिर से री इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करने से कैपिटलिस्ट को जितने फ़ायदे होते हैं, जो सेविंग होता है, उस सेविंग का वो री इन्वेस्टमेंट करेगा। और विकास की गति अपेक्षाकृत तेज़ रहती है, और विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पूंजी दरिद्र देश यानी एक अविकसित देश में यह कहा जाता है कि जो मूल्यह्रास के माध्यम से पूंजी जो आपकी पूंजी में की बर्बादी सहन नहीं कर सकते, अतः अपने आप में को उनमें से और उलझा लेते हैं। इसको सफल बनाने के लिए भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाने से आर्थिक विकास की गति लगातार तीव्र गति से बढ़ती चली जाएगी। और पूंजी गहन तकनीक में लागत की अपेक्षा उत्पादकता तेज़ी के साथ बढ़ती है। पूंजी गहन तकनीक के उपयोग से श्रेणी वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी ग्रेडेड कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है। पूंजी गहन तकनीक आर्थिक विकास की प्रोसेस पर दीर्घकालीन असर डालती है। हर्षमैन का ये दावा है कि पूंजी गहन तकनीक अनिवार्यता कुशल और दक्षता यानी कुशलता और दक्षता दोनों बढ़ाती है, और अविकसित देशों में आर्थिक और सामाजिक उपरिव्यय की व्यवस्था करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पर जब चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमें कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है। किसी भी राष्ट्र की प्राविधिक स्तर को निश्चित करते समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जनता के व्यवहार और उसके दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें किसी भी देश में प्रविधि का चुनाव करते समय साधन की उपलब्धता पर, कि हमारे देश में कौन सा साधन ज़्यादा है, उस साधन की उपलब्धता पर ही तकनीक का चुनाव करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि प्रत्येक विकसित और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि कुछ न कुछ पूर्व प्राप्त प्राविधिक स्तर अवश्य विद्यमान रहते हैं, जो देश की परिस्थिति, रीति रिवाज, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि पर निर्भर करता है। यानी तकनीकी विकास कार्यक्रम को निर्धारित करते समय पूर्व प्राविधिक स्तर को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। अगर पूर्व प्राविधिक स्तर मैच्योर है तो टेक्नोलॉजी के चुनाव में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और चौथी बात यह है कि प्रिवेलिंग फैक्टर इंडोमेंट यानी वर्तमान साधन घटक, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में घटकों का अनुपात उनकी वर्तमान प्रविधि से प्रभावित होता है। तो प्राविधिक परिवर्तन घटकों में गुणात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन के बिना संभव नहीं है, लेकिन यह एक धीमी प्रोसेस है और यही आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है। और किसी भी प्रविधि का चुनाव में परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान प्रविधि को आधार मानकर काम करना पड़ेगा और उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते समय करके देश के विकास को सुविधाजनक योजनाएं निर्मित की जा सकती हैं। और प्लान्ड इकोनॉमी में प्लानिंग के आधार पर बनाकर इस काम को शीघ्रता से किया जा सकता है और सीमित साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। तो अब हमें देखना है कि प्रविधि के चुनाव में इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
लेकिन तकनीक के चुनाव में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। जो कठिनाइयाँ हैं आपकी कि हमारे यहाँ अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, लैक ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, और साथ ही लेबर सेविंग रिसोर्सेज हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ एफिशिएंट पर्सन्स हमारे यहाँ है, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर, ये बहुत बड़ी कमी है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि परंपरागत सामाजिक रूपरेखा जो कि हमारी आर्थिक विकास को आगे बढ़ने नहीं देती, और लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स, यानी कहा जाता है कि आर्थिक विकास के लिए जो प्रशासक हैं, जो व्यावसायिक प्रबंधक हैं, उनको प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आर्थिक विकास नहीं हो पाता और एक अर्धविकसित देश में वर्तमान वाणिज्य, उद्योग, खान आदि संबंधी कार्य सीमित व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ है एक प्रॉब्लम ये भी है कि विकसित देशों में पाए जाने वाले ज्ञान का उपयोग अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की परिस्थिति के अनुकूल करने में कई कठिनाइयाँ उपस्थित करती हैं। तो नवीन अनुसंधान करने में योग्य व्यक्ति एवं भारी विनियोग की ज़रूरत होती है और अर्धविकसित देशों में उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण इनोवेशन नहीं हो पाता, इन्वेंशन नहीं हो पाता, आर्थिक विकास की गति तीव्र नहीं हो पाती, और नवीन प्रविधि का विकास प्राय विकसित राष्ट्रों में हुआ है जो वहाँ की आवश्यकता और वातावरण को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन अर्धविकसित देश में वातावरण और उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, और नवीन और विकसित राष्ट्र की प्रविधि को अपनाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इन सारे प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति यानी विकसित देशों से भिन्न होने के साथ अर्धविकसित राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में पुरानी विधियों को ही अपनाकर उसे बेस्ट माना जाता है, जिसे नवीन प्रविधि को उपयोग करना कठिन हो जाता है। और नवीन प्रविधि के उपयोग करने से पहले वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक संस्था में परिवर्तन लाने होंगे, जिसे जनता नवीन प्रविधि को ग्रहण कर सके। यानी एब्जॉर्ब करना भी बहुत ज़रूरी है, एडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और नवीन प्रविधि की समस्या विकसित राष्ट्रों में प्रविधि का जो विकास हुआ है वो काफ़ी तीव्र गति से हुआ है। इसके विपरीत अविकसित देशों में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारे देश में बहुत ही धीमी गति से हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है, हमारे यहाँ जो अंधविश्वास और शिक्षा की स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो कई तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं। तो इस सुझाव में हम देखते हैं कि सबसे पहला सुझाव ये दिया जाता है कि अगर हमको टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है, तो हमें देखना होगा कि पूंजी का प्रसार किया जाए, श्रम का प्रयोग होने वाली प्रविधि का उपयोग किया जाए, अधिकतम सरप्लस प्रदान करने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, विकसित देशों की टेक्नोलॉजी में समन्वय करने की कोशिश की जाए और विकसित राष्ट्रों से दक्ष व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, और उत्पादन की उचित विधि को हम अपनाएं। और उत्पादन की उचित विधि को अपनाने के साथ चेंज इन टेक्निक का मतलब है कि विकसित राष्ट्र की नवीन प्रविधि को निर्धन देश की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करके उसे अपनाना चाहिए, और इस कार्य के लिए अनुसंधान की ज़रूरत होगी, और देश में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधानशालाएं खोलकर विदेशों से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों को बुलाकर आंतरिक साधनों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता लेकर विकसित राष्ट्रों की प्रविधियों को अपने देश की परिस्थिति के अनुकूल ढालने की कोशिश की जाए। तो अविकसित देश में अगर किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार की प्रविधि उपलब्ध हो, तो ऐसी प्रविधि को प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम लागत वाली हो, और इन राष्ट्र में पूंजी का अभाव रहने से ऐसे न्यूनतम लागत वाली प्रविधि को ही चुनना चाहिए। और अर्धविकसित देशों में किसी एक प्रविधि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, और ऐसे राष्ट्र में समस्त प्रविधियों का समन्वय करते हुए विकास को अधिकतम गति प्रदान करने वाली
किसी नवीन प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा श्रम पूंजी और प्राविधिक स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाना चाहिए और आर्थिक विकास की पॉलिसी को, उसके कार्यक्रम को यानी इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अतिरिक्त जनशक्ति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मोर एम्फेसिस ऑन सरप्लस लेबर फोर्स, क्योंकि हमारे देश में लेबर फोर्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें बढ़ती हुई श्रम शक्ति का उपयोग करना है और प्रोफेसर महान लोविस का यह मत था, ये विचार था कि भारत में आयोजन की मूल नीति यही होनी चाहिए कि एक ओर तो हम भारी उद्योग में विनियोग बढ़ाए जाएं और दूसरी ओर लघु उद्योग में भी विनियोग और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाया जाए। और भारत में सही नीति यह होगी कि हम इस बात पर ध्यान दें कि उपभोग और विनियोग दोनों में एक ही साथ वृद्धि की जाए और प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखकर ही देश के विकास के प्रयास किए जाने चाहिए। भविष्य में आत्मनिर्भर होने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि देश की वर्तमान स्थितियों के अंदर तकनीक और आर्थिक दृष्टि से जहाँ तक यानी संभव हो सभी प्रकार के उद्योगों की एक साथ स्थापना की जानी चाहिए। और भारत में सरकार पंचवर्षीय योजना में इस अप्रोच का अनुसरण करना चाह रही है, कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के चुनाव से आर्थिक विकास की गति काफ़ी तीव्र रूप से होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस और आपका कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसमें हमने ये देखा कि देश की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देश की स्थिति को ध्यान में रखकर हमें साधनों का उपयोग करना है। अगर साधन हमारे यहाँ मानवीय साधन ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे और जिस देश में कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देश के विकास के लिए हमें किन किन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किन किन बातों पर ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि बड़े पैमाने पर किताब, पत्रिका और अन्य प्रकाशित सूचना के माध्यम से हमें तकनीक के हस्तांतरण को पॉसिबल बनाना चाहिए और विभिन्न देशों में यात्रा करने से और वहाँ के तकनीक ढांचे का अध्ययन करना चाहिए और विदेशी निवेश, वस्तुओं और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान से हमें तकनीक का विकास करना चाहिए। मशीनरी और सामान के आयात को बढ़ावा देना चाहिए। निजी, सरकारी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग का कार्यक्रम चलाना चाहिए। लाइसेंस, पेटेंट और तकनीकी ज्ञान का समझौता करना चाहिए। और यानी इन सारी, जैसे कि हमारे देश में देखते हैं कि मांग और पूर्ति की सीमाएं पाई जाती हैं और निपुणता में कमी पाई जाती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारे देश का विकास काफ़ी तीव्र गति से नहीं हो रहा है, तो इन सारी बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इन सारी बातों पर ध्यान देने के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमारे देश में, ये देखा जा रहा है कि अल्पविकसित देश में तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण की समस्या प्रतिभा पलायन की समस्या से जुड़ गई है। ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन का अर्थ है कि इन देशों में इंजीनियर, डॉक्टर और जितने भी कुशल व्यक्ति हैं वो अपने देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में प्रतिभा पलायन के कारण विश्व के तीसरे देशों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम को भी दूर करना चाहिए और ये प्रॉब्लम तभी दूर होगा जबकि भारत में तकनीक का विकास होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगे और आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी, जिसकी वजह से आर्थिक विकास के माहौल में हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम को दूर किया जा सकेगा। तो इन सारे आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि तकनीक और आर्थिक विकास एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और तकनीक के माध्यम से ही हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी देखें हम कि यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि जब भारतीय वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस की उलझनें बढ़ रही हैं तो उन उलझनों को यानी दूर करने के लिए
हमारे देश में यानी आर्थिक विकास का माहौल बनाया जा रहा है और सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लहर भी सारी दुनिया में बढ़ रही है और जिसे हम महान क्रांति कह सकते हैं। तो संसार के अनुभव से ये पता चलता है कि किसी भी देश का विकास वहाँ पर सूचना और तकनीक से जुड़ा है। जिस देश की सूचना और तकनीक विकसित होगी वो उन्नत और खुशहाल होगा। और हमारे देश में भी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। कंप्यूटर डेंसिटी जो है वो भी पहले की तुलना में बढ़ रही है। कंप्यूटर नॉलेज लिटरेसी वो भी हमारे यहाँ काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो इस आधार पर कंप्यूटर के यानी तकनीक का इम्पोर्टेंस जितना ज़्यादा है यानी इन आधारों पर हम ये देखते हैं कि तकनीक के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करके हम अपने देश में पाए जाने वाले उत्पादन के साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और साथ ही साथ हम अपने देश में मानवीय साधनों का उसकी उत्पादन यानी कैपेसिटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर फ्रांसिस स्टुअर्ट के शब्दों में ये कहा गया कि इनमें से किसी उत्पादन की प्रकृति और विशेषता शामिल होने के साथ साथ उसका डिज़ाइन और उत्पादन के प्रोसेस भी शामिल है यानी टेक्नोलॉजी में। इसमें प्रबंधकीय बाजार संबंधित तकनीकी भी शामिल है। तकनीक का विस्तार प्रशासनिक, शैक्षणिक, कानूनी, वित्तीय, उत्पादन और कृषि सेवा हेतु होता है। देश में उपयोग हो रही टेक्नोलॉजी की व्याख्या में उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन शामिल है और उनका आकार और स्वामित्व भी। टेक्नोलॉजी से अभिप्राय है निपुणता, ज्ञान और पदार्थों को बनाने की विधि से है, अर्थात लाभप्रद पदार्थों का निर्माण और उपयोग करना है। और यहाँ पर आपके एच भा यानी के शब्द में कहा गया कि जो विकसित देशों के पास है और अविकसित देशों के पास जिसकी कमी है वो है आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक विज्ञान और अर्थव्यवस्था। इसलिए अविकसित देशों को विकसित करने की समस्या के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का बनाना होगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और कोई भी देश इसके साथ चले बिना उनकी यानी अपनी उन्नति की आशा नहीं कर सकता। यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है जिसके माध्यम से हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं।